और NHE, SHE और NHE। SHE मतलब स्टैंडर्ड, H मतलब हाइड्रोजन, E मतलब इलेक्ट्रोड। ध्यान रखिएगा इट इज इलेक्ट्रोड, लेकिन ये बड़ा कमाल का इलेक्ट्रोड है। दो कमाल की बातें हैं इसमें। एक तो इसका स्वयं का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 अज्यूम किया गया है, और दूसरी कमाल की बात है कि ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड की तरह वर्क कर सकता है, तो वो उसकी खासियत है। ए भी कर सकता है, लेकिन जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्लोरीन गैस का, तो वो एनोड की तरह वर्क नहीं कर सकता कभी, वो सिर्फ कैथोड की तरह वर्क करेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अज्यूम हाँ अज्यूम किया गया, 0 होता नहीं है, अज्यूम किया गया, माना गया है 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए इलेक्ट्रोड तो हम जान चुके हैं थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में हमेशा रिडक्शन। अब वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एनोड और कैथोड दोनों की तरह वर्क कर सकता है, लेकिन जब वो एनोड की तरह वर्क करेगा तो हमेशा उसमें ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड की तरह वर्क करेगा हमेशा रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोड पता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन कोई गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बना देगा, लेकिन उस इलेक्ट्रोड में जो वर्किंग हो रही होगी वो हाइड्रोजन गैस के कारण हो रही होगी, तो उसको बोल दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हम बहुत अच्छे से समझने लगे कि स्टैंडर्ड मतलब 180 टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे को बोल देते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले इसको एक गैसियस इलेक्ट्रोड कहा जाता है, क्योंकि इसकी पूरी वर्किंग हाइड्रोजन गैस के ऊपर है, ये ध्यान रखना। अब है क्या, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। हम किसको कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड? हम ऐसे इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना असंभव है, नहीं निकाला। हम एक सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और सेल में अगर हमें एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पहले से पता है तो पक्का है, बाकी किसका होगा, दूसरे का। हमने कहा एक सेल का पोटेंशियल ऐसे 10 आ गया, जिसमें से हमें एक का पता है पहले से कि 0 है, या एक का पता है पहले से 3 है या 5 है, दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। तो ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है आपका। इसके द्वारा आप एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ रहे हो, जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा हम एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल को बना सकते हैं। यह एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। यही बस एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं है, इसके अलावा भी कई रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। जैसे कि आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो वेरी फेमस इलेक्ट्रोड पढ़ने को मिलेगा आपको, कैलुमल इलेक्ट्रोड। तो इट इज ऑल्सो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो लिखेंगे हम इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में it is a gaseous electrode. It is a gaseous electrode in which तेज किसको ठंड लग रही और बंदा कर दो। इट इज अ गैसियस इलेक्ट्रोड। अब ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोड गैस का नहीं बना है, इसकी पूरी वर्किंग प्रोसेस क्योंकि गैस पे डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैसियस इलेक्ट्रोड, है ना। तो फीलिंग ऐसे नहीं लेना कि यार सर ने गैस का इलेक्ट्रोड बना दिया, गैस का इलेक्ट्रोड नहीं, गैस के द्वारा इस इलेक्ट्रोड की पूरी वर्किंग प्रोसेस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैसियस इलेक्ट्रोड। तो आपसे कोई पूछ ले कि एसएजी कैसा इलेक्ट्रोड है, तो आप बहुत सारे आंसर दे सकते हो, जैसे कि रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। लेकिन सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा इट इज अ गैसियस इलेक्ट्रोड in which
इट इज अ गैसियस इलेक्ट्रोड इन विच, हाँ फोन साइलेंट करके रखा करो। चलिए, इट इज अ गैसियस इलेक्ट्रॉन इन विच H2 गैस, in which H2 gas is passed over platinum foil, at standard condition, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो सबसे पहली लाइन हमारी यहां से स्टार्ट होनी है। जब आप SHE पढ़ेंगे तो आपको बताना है सामने वाले को कि यह एक गैसियस इलेक्ट्रोड है जिसमें H2 गैस का उपयोग करते हैं हम, और किस फॉइल के ऊपर पास करते हैं, प्लेटिनम की पत्ती के ऊपर पास करते हैं। बहुत पतली ली जाती है प्लेटिनम की पत्ती, उसके ऊपर से पास करते हैं। इट इज अ गैसियस इलेक्ट्रोड इन विच H2 गैस इज पास्ड ओवर प्लेटिनम फॉइल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। और जैसे ही आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखना है, नीचे बता देना स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है। सबसे पहले प्रेशर कितना रहेगा, 1 atm और 1 बार, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा टेम्परेचर 25 डिग्री। अच्छा, हम आपको एक चीज़ बता दें, कोई भी टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं माना गया है। प्रेशर स्टैंडर्ड माना गया है 1 atm 1 बार। अब इसको प्रेशर 1 atm और 1 बार ही क्यों स्टैंडर्ड माना गया, 2 atm और 2 बार क्यों नहीं माना गया? इसका सीधा सा रीजन है कि हमारे एटमॉस्फेयर पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो इसको अचीव करना बड़ा आसान है। हालांकि ये वेरी कर सकता है प्लेस टू प्लेस, आपका 1 atm प्रेशर, ध्यान रखिए आप, वेरी कर सकता है। जहाँ पर आपका, जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, मम्मी फ़ोन लगा रही, पक्का कोई काम है। हेलो, ठीक है। जैसे आप पहाड़ की तरफ जाओगे, अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, ये जो आप सी लेवल से ग्राउंड लेवल पे खड़े हो आप, और आपके ऊपर जो एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं उनके द्वारा जो आपके यहाँ पर प्रेशर लग रहा है। अब जैसे जब हिल पे जाओगे आप, तो यहाँ पर इतनी गैसेस का प्रेशर लग रहा था, लेकिन जब ऊपर गए तो अब कितनी का लग रहा है, इतनी गैसेस का। तो जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ब्रीथ करना आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो प्रेशर ऐसे तो वेरी कर सकता है आपका 1 atm और 1 बार, लेकिन जनरली ग्राउंड लेवल पे, सी लेवल पे आपका 1 होता है। टेम्परेचर कोई भी स्टैंडर्ड नहीं माना गया है, वही टेम्परेचर स्टैंडर्ड है जिस पे वो रिएक्शन हो जाए। हम कह रहे हैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर स्टैंडर्ड वो होता है जिस पे वो रिएक्शन हो जाए, लेकिन फिर भी जनरली आपके क्लास 12 लेवल पे 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन को स्टैंडर्ड कंसीडर किया गया है, क्योंकि अधिकतर रिएक्शंस इस टेम्परेचर पे हो जाती हैं आपकी। हाँ, बढ़ेगा बहुत ज़्यादा चले जाओगे तो फिर आप इस बॉडी में कैसे 50 मीटर अगर पानी डेप्थ बनाएगा तो सुन नहीं पाएंगे, बताइए। अगर पानी के अंदर 50 मीटर अगर डेप्थ में जाएंगे पानी के अंदर, हाँ, तो उसमें प्रेशर स्ट्रेंथ कितना होगा? अब ये वैल्यू वाइज तो नहीं बता सकते, लेकिन वेरी हाई बहुत है। वहाँ पर सांस लेना बिना सिलेंडर के पॉसिबल नहीं होगा। सी डाइवर्स 50 ओवर वाटर रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, 50 atm वाटर रेजिस्टेंस। तो अब atm तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध से है, तो वहाँ पर पर्टिकुलर वो जो भी है 50 मीटर के नीचे कुछ चीज़ विरोध कर रही है, जो भी हो। हम आपको बता दे रहे हैं, वाटर के अंदर आप जाओगे तो आपके शरीर में और गैसेस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। O2 घुल जाए शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका तो मेटाबॉलिक यूज हो जाता है।
आपके शरीर में कंज्यूम हो जाती है। लेकिन आप एटमॉस्फेयर से सिर्फ O2 नहीं लेते, N2 भी जाती है अंदर आपके, और N2 ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशन में डिजॉल्व नहीं होती है, लेकिन हाई प्रेशर पे डिजॉल्व हो जाएगी। अब वो आपकी बॉडी में यूज नहीं होती है, तो जब आप एकदम से बाहर आओगे सी के तो प्रेशर बहुत तेज दिख रही होगा, तो N2 गैस बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है, तो आपके यहाँ बबल्स क्रिएट करते हुए क्रैम्प से पड़ने लगेंगे, बहुत असहनीय दर्द होता है। ये आप लोगों को हम पढ़ाएंगे सोल्यूशन चैप्टर में। 1 ATM और 1 बार 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लेना है, जो मोलरिटी लेनी है हमें यहाँ पर, अब यहाँ पर बिल्कुल पक्का है कि हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छा हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके जनरेट होंगे वो कौन से आयन जनरेट होंगे, एच आयन। तो ये यहाँ बिल्कुल फिक्स हो गया कि जो आपको कंसंट्रेशन लेना है वो लेना है 1 मोलर, और वो भी H पॉजिटिव आयन का। ज़्यादा होगा जितने डेप्थ में जाओगे, ऑक्सीजन कम मिलती है, वो तो प्लेस टू प्लेस होती है बातें, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, है ना। चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इस टॉपिक पे रहना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज अ गैसियस, बिल्कुल रटते चलो साथ में, इट इज अ गैसियस इलेक्ट्रॉन इन विच H2 गैस इज पास्ड ओवर प्लेटिनम फॉइल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस आर प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर कंसंट्रेशन H आयन का इतना लेना है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड की खासियत क्या है, पाँच नंबर का आएगा तो 5 नंबर का मटेरियल देना है, 5 का नहीं 7 नंबर का देना है उसे, कि नंबर हमारे कट ना सके, बिल्कुल ठीक है ना। अब नीचे से लिखिए, SHE is used as a reference किन इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं हम, जिनके द्वारा हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं, दैट इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ध्यान रखिएगा, SHE is used as a reference electrode SHE is used as a reference electrode as it can act as an anode as well as cathode. That is, it is a reversible electrode. इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। इससे कोई सेल नहीं, ऐसे चीज से कोई सेल बना के मार्केट में नहीं लाया गया है, इससे सेल बना के मार्केट में आपके यूज, ये सिर्फ एक साइंटिस्टों के द्वारा या रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसको यूज करते हैं, किसके लिए, दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल निकालने के लिए, क्योंकि किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना असंभव है, नहीं निकाला जा सकता। तो अब इस सेल को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हमने दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ लगा के इसका सेल पोटेंशियल निकाल दिया। मान लीजिए इसका सेल पोटेंशियल आ गया 1.5 वोल्ट। अब ये सेल का पोटेंशियल आया, अब हम कैसे बताएं कि इस 1.5 में इसका कितना है और इसका कितना है। तो अब इसके लिए हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड निकालना पड़ता है जिसका सेल पोटेंशियल हमें पहले से, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से पता हो। ऐसे ही इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से पता हो, उसको हम कौन सा इलेक्ट्रोड बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसके लिए इसका यूज करते हैं मैसेजी का, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट।
मतलब जो सेल में पोटेंशियल आएगा वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का आएगा। ऐसे चीज सिर्फ है सेल सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर इससे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जो रिडक्शन की तरह वर्क कर सके, तो ऐसे चीज कैथोड की तरह वर्क कर सकता है। और अगर दूसरे वाले में रिडक्शन हो, अब किस में रिडक्शन होगा किस में, ये भी डिपेंड करता है। अभी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो आएंगे वो हाइड्रोजन के साथ अगर लगाओगे तो एनोड की तरह वर्क करेंगे, और जो हाइड्रोजन गैस के नीचे आएंगे उनको अगर हाइड्रोजन के साथ लगाओगे तो वो कैथोड की तरह वर्क करेंगे, हाइड्रोजन एनोड। तो यह एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो एनोड और कैथोड दोनों की तरह वर्क कर सकता है, मींस इट इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। एक रिवर्स, इसमें आपकी प्रोसेस इलेक्ट्रॉन देने की लेने की दोनों की हो सकती है इसमें। तो ये इट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से पता, तो इसकी सहायता से हम दूसरे का निकाला है, क्योंकि इसका 0 वोल्ट है, तो दूसरे जो सेल पोटेंशियल निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की। तो ध्यान रखिएगा, इट इज गैसियस इलेक्ट्रोड एट टू गैस फास्ट ओवर प्लेटिनम फॉइल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। SHE इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज इट कैन एक्ट बोथ एज एन एनोड एज वेल एज कैथोड। दैट इज कौन सा इलेक्ट्रोड है, इट इज अ रिवर्स इलेक्ट्रोड। फिर से लाइन चेंज करके लिखना है, the electrode पोटेंशियल। अब आप लोग स्टैंडर्ड वर्ड लगाओ या ना लगाओ, हम आपको बता चुके हैं सब कुछ स्टैंडर्ड ही चल रहा है, तो आप द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिख सकते हो, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दे। The standard electrode potential of SHE is considered as a 0 कंसीडर किया गया इसका। दैट इज जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एज अ 0 वोल्ट। हाँ करूँ, इसको दिक्कत है बताओ, ठीक है, एज अ 0। SHE का जो SOP है वो किसके इक्वल है, SRP के इक्वल है। अब 0 ना तो माइनस होता है ना प्लस, वो 0 0 ही होता है, तो SOP इक्वल SRP इक्वल कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। ध्यान रखिएगा SHE का। पहले इतना पढ़ो, ये बिल्कुल याद करते हुए चलना है हमें। अभी इसकी सेल रिएक्शन भी लिखेंगे, अभी ये हमारा आधा नहीं हुआ टॉपिक, इतना याद कर लो, आगे चलते हैं। एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो जैसे ये सेल है तो इस वाले इलेक्ट्रोड को कहेंगे इसका जोड़ीदार। ये दोनों हाफ सेल कहलाते हैं, या हाफ इलेक्ट्रोड, सॉरी इलेक्ट्रोड पूरा सेल हाफ, हाँ एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल कहलाता है, ए भी इलेक्ट्रोड, ए हाफ सेल। तो हम कहेंगे इस सेल का ये जो हाफ सेल है वो इसका जोड़ीदार है, मतलब कपल हाफ सेल। तो इसका कपल हाफ सेल ए होगा और इसका कपल हाफ सेल ए होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे, छोटी सी हेडिंग बनानी है, छोटी सी हेडिंग बनेगी आपकी, when SHE
act as anode। जब SHE एनोड की तरह कार्य करता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो when SHE used as an anode, act as an anode, act as an anode, और when SHE used as an anode। बताओ SHE किस साइड लगाएंगे? अब हम इस साइड लगाएंगे कि इस साइड? ऑलवेज ध्यान रखना, एनोड हमेशा कहाँ लगता है? लेफ्ट साइड। तो अगर ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रोड जो इसके साथ लगा होगा वो किसकी तरह? कैथोड। तो अब ये एनोड की तरह लग रहा है तो इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना, ये इसका काम है। दूसरे इलेक्ट्रोड को ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इसके इस सर्किट को, एक्सटर्नल सर्किट को ये कंप्लीट करेगा जिससे ये करंट जनरेट हो और अपोजिट फ्लो होने लगे। तो when SHE act as an anode, it donate electrons to other couple half cell। इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अदर कपल हाफ सेल। जब ये एनोड की तरह वर्क करेगा तो ये दूसरे अपने हाफ सेल जो इसका जोड़ीदार है उसको क्या डोनेट करने लगेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा। सिंपल सी, ठीक है। आप इस हेडिंग को ऐसे ही बना सकते हैं, व्हेन SHE यूज्ड एज एन एनोड, जब उसकी आप एनोड की तरह वर्क कर रहे हो, या फिर वो जब एनोड की तरह वर्क कर रहा है, जो इलेक्ट्रोड आपने लिया है दूसरा वो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। दूसरी छोटी सी हेडिंग बनाओ, व्हेन SHE एक्ट एज अ कैथोड। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा बनाने से पहले इसकी रिएक्शन तो लिख लो, है ना। J है H2 और हमने इसमें SHE यूज कर रहे हैं, H2 गैस पास की हमने। तो अब ये क्या डोनेट कर देगा? HC से H2 से किस में जाने लगेगा? H आयन में। बैलेंसिकल H2 एक इलेक्ट्रॉन लगा ला, तो दो कितने निकालेंगे? तो ये है एनोडिक रिएक्शन। जब SHE एनोड की तरह वर्क करेगा तो इस प्रकार हाइड्रोजन गैस अपने आयंस में जाएगी और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन। और यहाँ जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं ऑक्सीडेशन ऑलवेज एनोड में होगा, तो इसमें तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये रिएक्शन उल्टी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम इसमें यहाँ रिवर्सिबल का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इस रिवर्सिबल होने देने ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने ले लिए, हम उसको रिवर्स करा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी लिखिए, when SHE act as a cathode। जब SHE कैथोड की तरह वर्क करता है, it accepts electrons from other couple half cell। अभी इसका डायग्राम और दो सेल रिएक्शन करनी है, तो पहले हम सेल रिएक्शन करा देते फिर डायग्राम, ठीक है। थोड़ा लिखना स्पीड से पड़ेगा एग्जाम में। टॉपिक बड़ा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो थोड़ा जल्दी लिख, क्योंकि डायग्राम भी बनाना है, फिर रिजल्ट भी लिखना है, सेल रिएक्शंस भी लिखनी है, ठीक है। तो अराउंड 50% हो गया हमारा। अब इसके में सेल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। इसको एनोड और कैथोड की तरह यूज करना है हमें, ठीक है। तो फिर से एक हेडिंग बनेगी, आपकी, ठीक है। ये SHE के एप्लीकेशन में आ जाता है, लेकिन हमें एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा टॉपिक लेक्चर पूरा मटेरियल के साथ उनको देना है, ठीक है। तो ये लिखना है, हम चाहते तो इसको अवॉइड भी करा सकते थे लेकिन फिर मार्क्स अच्छे से नहीं मिलेंगे, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब छोटी सी हेडिंग बनेगी,
डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे होना है सब, थोड़ी हेडिंग बड़ी हो जाती है। कर रहे हैं ना रिएक्शन, अब होगी रिएक्शंस, अब होगी ना, यहाँ पर होंगी सेल रिएक्शंस। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अच्छा वो वाली, हाँ वो कर लो सही कह रहे हो। कैथोड की रिएक्शन कर लो, जो अभी अभी लिखवाया है हमने, व्हेन इट एक्ट एज ए कैथोड, है ना, व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, दिमाग से निकल ही गया वो। व्हेन इट एक्ट एज अ कैथोड, तो कैथोड सेल की रिएक्शन लिख लो जस्ट उल्टी। कैथोड में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2H पॉजिटिव, बैलेंसी के अकॉर्डिंग, बाकी तो आप कितने भी लगा सकते हो, 2H पॉजिटिव, और ये बन जाएगा H2। ये हो गई कैथोड की रिएक्शन, जस्ट उल्टी कर दो। अब इलेक्ट्रॉन लेगा और ये रिएक्शन का नाम होगा रिडक्शन। इस रिएक्शन का नाम होगा रिडक्शन। जस्ट उल्टी लिख दो उसकी। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। थोड़ा बड़ी हेडिंग हो जाती है, लगता है जैसे कोई डेफिनेशन लिख दी हो। अब इसके बाद कोई हेडिंग नहीं है, तो ये किसकी तरह वर्क करने वाला है, एनोड की तरह। और इसके हाइड्रोजन गैस के नीचे अभी जिंक कॉपर का बनाया था ना, तो कॉपर जस्ट हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो अभी तो हम जिंक और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से हम किसका निकाल रहे हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो जिंक यहाँ एनोड की तरह वर्क करेगा, तो ऐसे चीज को कहाँ पे रख देंगे हम, कैथोड पे रख देंगे, है ना। अब इसका क्या निकलेगा, SHE निकलेगा, SRP निकलेगा कि SOP निकलेगा, वो आपके फॉर्मूले पे डिपेंड है कि आप किस फॉर्मूले से निकाल रहे हो। हालांकि आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, अगर SRP निकाला जाए तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, SOP। तो देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि जिंक का जो सेल होगा, जो जिंक का सेल होगा वो किसकी तरह वर्क करेगा, एनोड। तो जिंक किस पे जाएगा, जिंक +2 पे। तो ये जिंक गया जिंक +2 पे, मतलब इसने क्या किया, सप्लाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आपका SHE लगा देंगे। तो अभी अभी हमने रिएक्शन लिखी है, जब SHE कैथोड की तरह वर्क करता है, तो 2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन और ये H2। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिएक्शन लिख रहे हो तो उसमें नंबर नहीं लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कांस्टेंट, ये तो रिएक्शन हमने बैलेंस की है, ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए ये हमने एक रिएक्शन लिखी, ठीक है, क्या है रिएक्शन, बैलेंस, यस बैलेंस है रिएक्शन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कर दें, ठीक है। अब इसका जब सेल, यदि हम हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, इसका सेल X वोल्ट आया, अब हमने कहा नहीं हमें ऐसी बैलेंस करनी है, यहाँ 2 करना है, यहाँ 2 करना और यहाँ 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए, क्योंकि सेल पोटेंशियल कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो इस वैल्यू को कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। तो जब भी आप कोई सेल रिएक्शन लिखते हो तो कभी भी उसको सेल रिएक्शन लिखते हो तो उसको तो बैलेंस करके लिखो, ठीक है, लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रोड की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, जे हमने इलेक्ट्रोड की तरह रिप्रेजेंट किया जिसकी सेल रिएक्शन नहीं लिखी, सेल रिएक्शन लिखते तो इसकी ऐसे लिखते हम Zn +2, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो जे कहलाती है इसकी सेल रिएक्शन। लेकिन हमने सेल रिएक्शन नहीं लिखी है, हमने सिर्फ यहाँ बताया है कि जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया है, जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक Zn +2 पे जा रहा है, तो यहाँ से पता चल गया हमें किसकी तरह वर्क कर रहा है, एनोड की तरह वर्क। तो इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, लेकिन सर्किट कंप्लीट है नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो नहीं रहा है, तो करंट फ्लो हो नहीं रहा है आपका। तो इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे SHE, तो SHE इस इलेक्ट्रॉन को लेना चालू करेगा, तो ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोड, मतलब H पॉजिटिव से किस में जाएगा, H2 में। ये बिल्कुल सही सेल रिएक्शन लिखी है, ये गलत नहीं लिखी है।
आप यहाँ कहोगे बैलेंस ही करो सर कि इसको लिखो 2H पॉजिटिव और फिर H2, नहीं, सेल रिएक्शन में हमेशा उसका नेचुरल फॉर्म, तो H2 का नेचुरल फॉर्म H2, ये नंबर नहीं लिखे जाएंगे कोई, ये ध्यान रखना, नंबर नहीं लिखे जाएंगे कोई, ये बात ध्यान रखना, सीधे ए इसकी सेल। अब अगर आप सेल रिएक्शन को और अच्छा बनाना चाहते हो, वैसे इतना हमारे ख्याल से सफिशियंट है, ठीक है ना, एक किसकी तरह वर्क कर रहा है, कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, और ये जो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है ये कौन है हमारा, SHE है, ठीक है। अब आप और अच्छा बनाना चाहते हो तो उससे भी यहाँ पर इसकी स्टेट बता सकते हो। हमने बताया था जब भी मेटल सॉलिड में होगा, मेटल अकेला होगा तो कैसे, सॉलिड में, और जब भी वो आयंस में होगा तो क्या लिख सकते हो, एक्वस। ये आयन है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, एक्वस, इसको सॉलिड लिख दे, थोड़ा दिमाग रखना पड़ेगा, सॉलिड नहीं है, ये क्या रखना पड़ेगा, गैस, है ना। तो ये सेल बन गया हमारा, कंप्लीट हो गया सेल। कंप्लीट करते हैं सेल को, यहाँ वोल्टेज मापना है हमें, कितना जनरेट कर रहा है, तो यहाँ हमें लगा दिया वोल्ट मीटर, और ये एक सर्किट आपका कंप्लीट। बनाइए इतना फास्ट, और बीच में लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज, ये लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के हमने आपको फंक्शन नहीं बताए, हम ऐसे ही बता देते क्योंकि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया नहीं हमने, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज के सिंपल सा फंक्शन है, एक तो ये आपका इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है, अब वो जब स्ट्रक्चर से समझाते तो बहुत, ठीक है। दूसरा ये दोनों सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तीसरा ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मेंटेन करता है, प्रिवेंट करता है। तो बढ़िया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा होगा, इस साइड अपोजिट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन और करंट का, ध्यान रखिएगा हमेशा। रिकॉर्डिंग 20 मिनट है अभी, तो दूसरा लगा देंगे ना, बता देना। अभी तो अपन पढ़ेंगे 20-25 मिनट 30 मिनट, 11 बजे तक पढ़ेंगे आराम से। घड़ी ठीक है, दे दें या घड़ी तुम लोग ले तो जाओ, बहुत परेशान कर रहे। देखिए सेल वोल्ट मीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर आपका लगा हुआ है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू है इसका कांटा मुड़ने लगा, और इसका जो वोल्टेज आता है, सेल पोटेंशियल कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसकी जो वैल्यू आती है आपकी, इसकी यहाँ पर सेल पोटेंशियल जो वोल्टेज निकल के आता है वो निकल के आता है 0.76 वोल्ट। ये सेल पोटेंशियल निकल के आया है, सेल पोटेंशियल जी, यहाँ इसका कांटा 0.76 वोल्ट पे जाके रुकता है, 0.76 वोल्ट आता है, 0. सेल का पोटेंशियल मिल गया, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पहले से पता, तो दूसरे का पता चल ही जाना है। तो यहाँ जो निकल के आता है वो निकल के आता है 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट निकल के आता है ये, ठीक है। चलिए तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और करते हैं, ठीक है। पहले सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब सेल का इससे ज़्यादा क्या करना है, सही है, और रिप्रेजेंट कर दें इसको, ठीक है। ये हो गया आपका सेल, और अगर सेल को रिप्रेजेंट करें कि ना करें ज़रूरत है, दिखाओ कितना लिखा है यार। देखो अगर आप लोगों को हम इसका सेल को रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहे हैं, अगर आपको लगे तो ये भी लिखाना, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखना। इसी के नीचे लिख देते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन। देखो Zn जा रहा है आपके Zn+2 पे, ठीक है। J है इसकी सॉलिड, और J है, आवाज़ नहीं, क्या कर रहे हो आवाज़, J है इसका एक्वस। जब भी फेज अलग अलग होती है तो दोनों फेज को सेपरेट करने के लिए इस प्रकार से आपकी वर्टिकल लाइन खींच दी जाती है, तो ये फेज सेपरेशन को शो करती है।
और आयन का कंसंट्रेशन क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो लिखना पड़ता है कितना, 1 मोलर लिखना पड़ता है। ए साइड लिखी हमने, नहीं दिख रही वहां से, आगे आ जाओ, आगे आओ भाषण में, यहाँ आओ, उठो, आगे आओ ना यहाँ। तुम्हें दिख रहा है? बताओ क्या लिखा है यहाँ? हाँ नहीं, यहाँ सबसे नीचे, यहाँ उंगली रखे, यहाँ उंगली रखे, यहाँ क्या लिखा, जहाँ उंगली रखे बेटा हम, दिख रहा है मैडम? तुम बताओ मुझे यहाँ क्या लिखा है? यहाँ नहीं दिख रहा ना? हर सामने बैठा, अच्छे से बोलो। तुम थोड़ी देर उठ के आ जाओ, यहाँ पर पढ़ लो। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। देखो हमेशा लेफ्ट साइड पे एनोड लिखा जाता है। अब हम ऊपर लिखेंगे, इस बार कर लो जी। लेफ्ट साइड पे एनोड लिखा जाता है, तो ये एनोड लिखा है हमने, ये सेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद लगाए दूसरे सेल को लगाने से पहले लगाया जाता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज। दूसरे में रिएक्शन हो रही है, H पॉजिटिव H में जा रहा है, तो देखिए H पॉजिटिव एक्वस, H पॉजिटिव एक्वस, लेकिन कंसंट्रेशन कितना होगा इसका, 1 मोलर, जिसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है 1 मोलर। ये हो गया। अब ये एक्वस है और यहाँ पर वर्टिकल लाइन क्योंकि फेज चेंज हो रही है, ये H2 गैस। अब H2 गैस है, H2 गैस SHE में किस में पास की थी हमने, ध्यान करो, प्लेटिनम के फॉइल पे, तो यहाँ प्लेटिनम का फॉइल लिखना पड़ेगा हमें। और कितने एटीएम पे पास की थी, 1 एटीएम, तो ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, लिख लो, ये हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया। हम फिर से समझा देते हैं एक बार जिसमें दिक्कत ना आए। साढ़े 10 से है ना, तो अपन 11 बजे तक पढ़ेंगे ना, क्या दिक्कत है? 10:30 से 11 बजे तक पढ़ेंगे अपन। हाँ बिल्कुल फिक्स है, निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आप आज पढ़ लो, आज से 10 साल बाद भी पढ़ोगे तो इतनी निकलेगी इसकी, फिक्स हो गई है तो हमेशा के लिए। सब नहीं करनी है ना लर्न, सबकी दी। सॉल्ट बीच कहाँ लिखा, सॉल्ट BRI, तो कहाँ बीज लिख दो। ठीक, बता दिया। नहीं सर कमेंट में आते सर बीज लिखो आपने। हर्ष तुमने हमारे वीडियो में कमेंट ही नहीं किया आज तक। एक कमेंट करते ही हो आज। ठीक है, चलो एनोड कैथोड फिर से समझा देते हैं। देखिए जिंक +2 पे जा रहा है, सॉलिड फेज एक्वस फेज, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन लगाई रखी है इसलिए कंसंट्रेशन 1 मोलर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, H आयन H2 में जा रहा है, यहाँ नंबर कभी नहीं लिखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सीधे आयन एक्वस में H2 है तो सॉलिड तो है नहीं, पता गैस है, प्लेटिनम की फॉइल पे जाएगी ये, और प्रेशर 1 atm रखा था। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालते हैं इसका सेल पोटेंशियल। तो फॉर्मूला हमें याद है, देखिए फॉर्मूला ई सेल, उसी के नीचे लिखना है, ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और आपको पता है इस फॉर्मूले में दोनों क्या है, SRP। ये बात ध्यान रखिए, दोनों SRP हैं। चलिए देखते हैं, ई सेल निकल चुका है, कितना है 0.76 वोल्ट, यही आया। इस सेल का पोटेंशियल होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा 0.76 वोल्ट। ई कैथोड का पता है हमें कितना है, SHE का कितना होता है 0 वोल्ट, कुछ भी हो जाए इसका कितना होता है 0 वोल्ट।
तो ई कैथोड का पता है हमें 0 वोल्ट, पहले से ये हमें पता है 0 वोल्ट, माइनस ई एनोड। एनोड पे क्या रखा हुआ है, जिंक का रखा हुआ है। फर्दर सॉल्व कर दे तो इस माइनस की वैल्यू को उठा के इस साइड ले जाओ, तो ये ई एनोड स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और ये इस साइड आ जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। जे निकल आया जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। एनोड पे कौन रखा है, जिंक, और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन देखो यहाँ रिएक्शन हमने ऑक्सीडेशन की लिखी है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन पोटेंशियल कौन सा निकल के आया है, SRP निकल के आया है, मतलब कौन सा निकल के आया है, Zn+2 जिंक वाला, उल्टा वाला निकल के आया है। तो अगर इसका ये वाला पोटेंशियल चाहिए तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट, है ना। हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्मूले में ये जो दोनों वैल्यू होती हैं, ये क्या होती है हमारी, SRP होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये जो निकल के आया है, ये जो ध्यान रखिएगा, ये निकल के आया है आपका SRP, दैट इज Zn+2 Zn, ये निकल के आया है, ये निकल के आया है। तो अगर आपको इसका SOP चाहिए, इसका SOP चाहिए E0, है ना, आप सीधे हम लिख देते हैं SOP कैसे होगा, है ना, अब बार बार नहीं लिखते हम, ऐसे लिख देते हैं Zn+2, तो ये हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया इसका SOP, ठीक है, ये हो गया इसका SOP। नहीं कर, सेल का माइनस में कभी नहीं आ सकता, इलेक्ट्रोड का माइनस पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा, 0 भी हो सकता है, लेकिन सेल का हमेशा पॉजिटिव होगा। सबसे नीचे फ्लोरीन, सबसे नीचे Li सबसे ऊपर। सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज लिथियम होगी और सबसे आसानी से रिड्यूस्ड फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो अब दूसरी हेडिंग डालिए, ये हमने जिंक का निकाल लिया, देखो यहीं पे ख़त्म हो गया था ये, तो फिर बाद में सब रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को हमने इसलिए कल भी सिखाया था, आज भी कि आना चाहिए। अब आप देखो कुछ चीज़ें हम सिखा चुके, जैसे आप यहाँ लिखना चाहो तो सॉलिड लिख सकते हो, यहाँ एक्वस लिख सकते हो, है ना, सॉलिड एक्वस, सॉलिड आयन हमेशा एक्वस और मेटल हमेशा सॉलिड। यहाँ पर नहीं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं, माइनस तो लगानी पड़ेगा, तो आप जानते ही हो, पॉजिटिव यहाँ लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। इवन आपको वैल्यू जब दी जाएगी तो वहाँ पर चार्ज लगा नहीं आएगा पॉजिटिव कभी भी। चलिए, तो सेकेंड हेडिंग डालिए। ये तो हमने जिंक का निकाला, अब कॉपर का भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सेकेंड हेडिंग है, हाँ, इसमें सेकेंड हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए नोट्स तो इसका बहुत अच्छा बन गया, लेकिन अब आप लोग इसको जल्दी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो टाइम खा जाएगा ये बहुत स्पीड से। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर का। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो अब इस बार SHE एनोड हो जाएगा और कॉपर का कैथोड हो जाने वाला है। आप चाहो तो आपको पहले से ही पता है कि कॉपर कैथोड होने वाला है, तो आप इसका SRP भी लिख सकते हो। हालांकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल लो एक बार, उसके बाद SOP SRP तो अपोजिट होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो डायग्राम बनाएंगे हम, तो देखें इस बार हाइड्रोजन कैसे वर्क करेगा, SHE एनोड की तरह, मतलब H2 किस में जाएगी, H पॉजिटिव में जाएगी, ये एनोड। इसके पहले वाले में कैसा हो रहा था,
H पॉजिटिव H2 में जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो एनोड है वो अब बन गया SHE, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है ना, ये बन गया आपका SHE बन गया एनोड। तो अब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना चालू कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ये गैस और ये एक्वस। अब इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, सर्किट कंप्लीट करना था हमें। यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हमने इससे सप्लाई कर दिए। तो यहाँ हमने लगा दिया कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो इसने जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए उस इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा, कॉपर लेने लगेगा। तो कॉपर +2 से कितने चल जाए। अब देखो इसमें और रिएक्शन में फ़र्क क्या है। इसमें रिएक्शन में ये कि जब हमने ये लिखा तो H2 2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखेंगे, पूरी बैलेंस रिएक्शन, क्योंकि जितने का ऑक्सीडेशन होता है उतने रिडक्शन। लेकिन जब आपको इसकी सेल में रिप्रेजेंट करना है तो नंबर कुछ नहीं लिखे जाते, आप सीधे उसका फॉर्म लिखो कि ये गैस से आयन में जा रही है। अब यहाँ नंबर नहीं, ठीक है ना। इसको तो आप जैसे कि हम कहें इसको 100 से भी, इसको 100 से उसको 100 तो भी ये बैलेंस होगी। तो ये बैलेंस किया है। अब ये जितने का ऑक्सीडेशन होगा उतने का रिडक्शन होगा। कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये चला जाएगा कॉपर में। तो ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली सब बैलेंस है, पर यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 2 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक कॉपर गया, कॉपर +2 गया कॉपर में। ये है आयन, तो आयन एक्वस में लिख लें आप, और ये है मेटल जिसको लिख लें सॉलिड। यहाँ लगा दिया हमने वोल्ट मीटर सेल। तो इसने अपना काम चालू किया, इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। बनाइए आप लोग। कौन सी? नहीं वो नहीं लिखनी है। लिखने के लिए सब लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना लेंदी क्यों बनाएं, पहले ही बहुत हो चुका है ना, क्या जितनी ज़रूरत है उतना। और यहाँ लगा देंगे हम सॉल्ट ब्रिज, डबल लाइन है ना, इस प्रकार से खींच दो तो ये सॉल्ट ब्रिज। ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, और हमें साफ साफ दिख रहा है ये एनोड है तो ये कैथोड है। सेल रिप्रेजेंट करके दिखाएगा कोई? अब इस सेल को कोई रिप्रेजेंट, जैसे उसको किया था इसके पहले वाले को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बढ़िया निकल रहे हैं, यहाँ जाके हम जो हो रहे हैं। चलिए तो हम इसका सेल रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऊपर ही कर रहे हैं फिर दिखेगा नहीं आपको, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। देखो H2 गैस किस पे पास करते थे हम? प्लेटिनम पे। कितने प्रेशर पे पास करते थे? 1 atm। तो 1 atm पे प्लेटिनम की फॉइल पे H2 गैस पास कर रहे हैं, ठीक है, H2 गैस। तो ये किस में जा रही है? H आयन में। जब भी दो डिफरेंट फेज आए तो एक वर्टिकल लाइन से इसको सेपरेट करते हैं। तो ये तो हो गई इस साइड की रिएक्शन। 1 atm पे प्लेटिनम की फॉइल पे H2 गैस पास कर दे, हमने स्टार्टिंग में लिखवाई थी लाइन, ठीक है ना। तो ये हो गई इस साइड की। अब लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको सॉल्ट ब्रिज, ये लगाया सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ की लिखेंगे तो कॉपर +2 आयन। अच्छा यहाँ 1 मोलर लिखना पड़ेगा, जहाँ H आयन है ना यहाँ लिखना पड़ेगा 1 मोलर, क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड, आयन हमेशा 1 मोलर रहेंगे क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड लगा रखी है, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर +2 जो कि एक्वस है, कंसंट्रेशन 1 मोलर रखना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड है ना। फिर सेपरेट करेंगे क्योंकि आ गया कॉपर सॉलिड। तो ये हो गया इस सेल का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब इस सेल को खोल के लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, H2 गया H पॉजिटिव में, तो इसको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। ऐसे आती है कि नंबर की रिएक्शन कि सेल रिएक्शन से सेल को रिप्रेजेंट करो, या सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करो, या सेल रिएक्शन से सेल को रिप्रेजेंट करो आप। तो ऐसी आ जाती है आप, है ना। तो जितने का ऑक्सीडेशन होगा उतनी का रिडक्शन। तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये बन जाएगा कॉपर।
तो रिएक्शन में हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, हम इसका आपको सेल पोटेंशियल बता देते हैं, तो आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो इसका। ठीक है, तो इस सेल का जो सेल पोटेंशियल निकल के आता है वो निकल के आता है 0.34 वोल्ट। ये इतना सेल पोटेंशियल इसका निकल के आता है। ये वोल्ट मीटर का जो कांटा है 0.3, सेल पोटेंशियल कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर नेगेटिव आ गया तो आप कहना ऐसे सेल का कोई काम नहीं है, सेल है मतलब वो सेल दुनिया में है ही नहीं। अब आप जॉन से फॉर्मूले से निकालना चाहो, कैथोड माइनस एनोड से निकालोगे तो दोनों की एसआरपी वैल्यू है, और अगर एनोड प्लस कैथोड से निकालोगे तो एनोड की एसओपी और कैथोड की एसआरपी है। एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, लेकिन कौन सी सारी हेडिंग बनाए, आप सीधे लेके चलो। हाँ, वो इसलिए होता है कि तुम लोग वो लोग पता है ना बहुत अलग प्रकार के होते हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत एक आध पार्टिकल की सेल रिएक्शन नहीं हुई है तो हम लोग उसको धूप में रख देते हैं। धूप से क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। या फिर एक आध पार्टिकल सुनसान पड़ा था तो तुम लोग ठोक देते हो ऐसे ऐसे, वो जैसे ही ठोकते हो वो टकराता है तो सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है ना। मतलब तुम लोग उस सेल की इतनी बुरी हालत करते हो, एक एक चीज़ ख़त्म कर देते हो। हाँ, आयुष कह रहा हम तो ऐसे ही करें। ई सेल इक्वल होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन ध्यान रखना इस फॉर्मूले से दोनों की एसआरपी निकलेगी। ई सेल निकल आया है 0.34 वोल्ट, ये आया ई सेल। ई कैथोड पे एसएच रखा हुआ है, ई कैथोड पे ई कैथोड पे कॉपर रखा हुआ है, तो इसको कॉपर को रख देते हैं ई कैथोड पे। ठीक है, तो ई कैथोड पे कॉपर रखा हुआ है। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड पे एसएच रखा है जिसका पता है हमें कितना है 0 वोल्ट। तो आंसर आ गया हमारा ई कैथोड इक्वल 0.34 वोल्ट। ये आ गया आपका इसका आंसर, 0.34 वोल्ट आपका आंसर आ गया। अब इसको ये तो एसआरपी आया है, इसका एसओपी क्या हो जाएगा -0.34 वोल्ट। चित्र बेस बनाना है और ये टॉपिक ऐसे चाहिए आपका कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए ये जो निकल के आया है, देखिए बहुत सरल है, अगर आप 10 मिनट भी पढ़ लोगे तो बन जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि लिखना बहुत जोरदार चीज़ पड़ेगा आपको। तो ये निकल के आया है एसआरपी। एसआरपी मतलब कॉपर +2 से, कॉपर का था इस पर, कॉपर पे गया है। अब अगर आप इसका ई नोड कैथोड पे ही इसका अगर एसओपी, ध्यान रखिएगा, एक कैथोड आपका एसआरपी एसओपी, अगर कैथोड है तो रिडक्शन ही होगा, एनोड है ऑक्सीडेशन, लेकिन वो कभी दूसरे के साथ आपका एनोड भी बन सकता है। तो एक का एसओपी एसआरपी हमेशा अपोजिट रहता है, वैल्यू फिक्स रहती है। तो ई कैथोड अगर आप इसका एसओपी लिखोगे तो हो जाएगा -0.34 वोल्ट, है ना जी। और ये हमने जो लिखा है, ये लिखा है इसका एसओपी मीन्स कॉपर से कॉपर +2। इसका डायग्राम बनाते हैं और ये आपका एसएचई कंप्लीट। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं, एसएचई का डायग्राम।
एनोड कैथोड दोनों की तरह वर्क कर सकता है। क्या वही वही बोल रहे हो? कौन है? आयुष है? क्यों आयुष? आप ये हम तुरंत पूछेंगे, ध्यान रखना, लेकिन डायग्राम बनाओ, पूछा हमने, फिर बताते हैं। नहीं बोल रहे थे तब भी पूछेंगे। बनाते चलो, यहाँ से वैसे, यहाँ से वैसे कुछ नहीं है, अब ऐसे ठीक है। प्लेटिनम फॉइल ये है, प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है।
डायग्राम कंप्लीटेड। एसएचजी का डायग्राम कंप्लीट होता है। यहाँ से पास करनी है प्योर H2, प्योर H2 गैस पास करनी है यहाँ से 298 केल्विन पे, 298 केल्विन पे पास करनी है एंड 1 ATM पे पास करनी है, या 1 बार भी लिख सकते हो आप यहाँ से। और इसको मेंटेन, इस सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है एसएचजी की, इसीलिए कैलोमेल की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसमें एच आयन का 1 मोलर कंसंट्रेशन फिक्स रखना थोड़ा सा हार्ड टास्क है। तो यहाँ एच आयन का कंसंट्रेशन 1 होना, यहाँ से H2 गैस एंटर कर रही है ये, हाँ जे प्लेटिनम की फाइल है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जे यहाँ से H2 गैस पास होने के लिए सोल्यूशन में पास हो जाए इसलिए। तो H2 गैस यहाँ पर आ रही है और यहाँ से H2 गैस बबल्स के रूप में निकलेगी। सोल्यूशन एच आयन HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नहीं, सबका अलग अलग होता है। इसका इस प्रकार का है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है ना। तो यहाँ पर एच आयन का जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है, 1 मोलर। H2 गैस पास करते हैं इस पर, ठीक है। ये है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, ये है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा फैन हल्का सा तेज कर दो, हल्का सा तेज। ये है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, ये है प्लेटिनम की फॉइल। इसको इसलिए लगाया जाता है कि अच्छे से H2 गैस को अब्जॉर्ब कर ले और उसको आयोनाइज कर दे। थोड़ा सा इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है लेकिन प्लेटिनम से रिएक्ट नहीं करे, इसलिए प्लेटिनम को इसी के दूसरे एलोट्रॉप से प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर दिया जाता है। प्लेटिनम फॉइल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। ठीक, और कुछ एक ग्लास जैकेट है इलेक्ट्रोड की सेफ्टी के लिए और ये है आपका SHE। तो हमारे ख्याल से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और 10:30 पे किसको जाना है? तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें और किसको? 4 लोगों को। 4 लोगों से SN1 बनती है, SN2 नहीं बनती, SN1 बनती है। और बनती है तो हम समझा रहे हैं उसे आज। तो एडजस्ट हो जाएगा। कितने बजे स्टार्ट होती है? मतलब जब तक हर्ष नहीं आएगा तब तक स्टार्ट नहीं होगी, तो मैं जान ही ना देगी। मतलब हर्ष जब क्लास के अंदर एंटर करता तभी स्टार्ट होती है। ये तुमने अच्छा बता दिया हमें, तो नुकसान ना होगा, तो प्रसाद मत हो, हम जान ही ना दे अभी। तो SN1 SN2 समझा दें हम। फिर ASHE पूरी तरीके से कंप्लीट। अब इसमें कुछ नहीं लिखवाना है, कुछ नहीं बचा हुआ है। मैक्सिमम डेटा के साथ, डायग्राम के साथ आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छे से इसको पहले याद करके सुनाओ हमें सब लोग, एक एक रिएक्शन के साथ। थोड़ी देर के लिए बंद कर दो राज कैमरा। तो तैयार हो गई पूरी, तुम सबको तो नहीं है, वहाँ तो सबको हो गई।